बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर फाइन। हम लोग बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और इसके अंदर अगर आप देखें कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक पास्ट पेपर एनालिसिस या ट्रेंड है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली पास्ट पेपर के अंदर हमें किस तरीके से ये पूछा गया है या हमारे पास इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो रेगुलरली इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप देखें स्प्रिंग 2011 से लेकर ऑटम 2024, तो रेगुलरली इसमें क्वेश्चन आ रहा है। ये प्रीशापुर का क्वेश्चन आया, डाल ई लिमिटेड का, वेल लिमिटेड, हिटी लिमिटेड, कमर, लिथॉप्स, एपीवैक। तो आप समझ लें कि हर अटेम्प्ट में तकरीबन एग्जामिनर जो है वो स्प्रिंग 21 में पूछा, ऑटम 21 में पूछा, स्प्रिंग 22 में पूछा बड़ा सवाल, ऑटम 22 में एमसीक्यूज में पूछ लिया, स्प्रिंग में बड़ा सवाल पूछा 23 में, उसके बाद स्प्रिंग 23, ऑटम 23 में बड़ा सवाल पूछ लिया। ठीक है जी। तो मोस्टली एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन पूछता है। और अगर बच्चों की परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए तो बच्चों की परफॉर्मेंस जो होती है ना वो बहुत हल्की होती है। ठीक है, ये पास्ट में जो क्वेश्चंस हुआ करते थे इनमें बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब आगे आगे बच्चों की परफॉर्मेंस कम हो गई है। इसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि एग्जामिनर ने इस टॉपिक की जो टेस्टिंग है वो मुश्किल की है। यानी कि उसने इस टॉपिक के अंदर आपको मजीद डिफिकल्ट या एडवांस लेवल की चीजें पूछना शुरू कर दी हैं। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि टेस्टिंग लेवल 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब आजकल जो है ना वो इसका टेस्टिंग लेवल 2 आना शुरू हो गया है। ठीक है, वैसे तो टेस्टिंग लेवल का ताल्लुक जो है वो क्वेश्चंस से होता है। ठीक है, लेकिन इसमें उसने मुश्किल ज्यादा सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। इस वजह से इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एरिया जो है ये अब आप लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है। पहले इसको रेशियो एनालिसिस कहते थे कि आप रेशियोज कैलकुलेट करते थे, उनका एनालिसिस कर लेते थे। लेकिन अब ये रेशियो एनालिसिस से आगे की बात चली गई है। अब ये इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, एवेल्युएट करना और ट्रांसलेट करना मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, वो कैसे होगा। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसका बेनिफिट हो। ठीक है जी। तो ये था जी इस एरिया के अंदर बात। रेशियो एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन एनालिसिस जो होता है इसके अंदर इसका पर्पस क्या है, ये क्यों किया जाता है। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज मैं आपको बताने लगा हूं और यही हमारी जो है ना वो रेशियो एनालिसिस की आप समझ लीजिए कि मेन पर्पस भी है। अच्छा, देखिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से मिलती है। आपको बैलेंस शीट के अंदर से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये होती है कि भाई इसके एसेट्स कितने हैं कंपनी के, इसके लायबिलिटीज कितनी है, स्टॉक इन ट्रेड कितना पड़ा हुआ है, इसके कैश फ्लोज, कैश कितना पड़ा हुआ है इनके पास, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लोन कितने लिए हुए हैं, शेयर्स कितने इशू किए हुए हैं। बैलेंस शीट से आपको ये इंफॉर्मेशन पता चलती है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता चलती है कि इस बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है, इस बिजनेस ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट कमाया है, इस बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस कितने हैं, और बहुत सारी चीजें हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों प्रेजेंट करते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए प्रेजेंट करते हैं ताकि वो लोग जो कंपनी से बाहर हैं या जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका कंपनी में कुछ इंटरेस्ट है, जो कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, उन लोगों को इन्फॉर्म कर सकें कि बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का जो मेन पर्पज है वो ये है कि हम इन्फॉर्म कर सकें अपने स्टेक होल्डर्स को कि भाई ये बिजनेस जो है ये कैसे चल रहा है और इसमें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। स्टेक होल्डर वो इंफॉर्मेशन देखेगा तो उससे कुछ डिसीजंस लेगा। डिसीजंस कुछ भी हो सकते हैं। स्टेक होल्डर का डिसीजन ये हो सकता है कि अगर ये जो कंपनी है ये अच्छी चल रही है तो कल को अगर ये कंपनी शेयर कैपिटल इशू करेगी तो मैंने ये शेयर्स परचेज करने हैं या स्किप कर देने हैं। आपको पता है राइट इशू होता है, जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं वो नए शेयर्स इशू करती है। इसी तरीके से शेयर होल्डर्स की और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। शेयर होल्डर्स भी बहुत स्टेक होल्ड शेयर होल्डर्स होते हैं। इसके अलावा भी इदारे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है इदारे के अंदर, जो बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कंसर्न्ड होते हैं। इन सब लोगों को कलेक्टिवली स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं और इनका इंटरेस्ट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पे होता है। ठीक है जी। अच्छा, हम लोगों ने बात की है कि बिजनेस के जो इंटरेस्ट होता है बिजनेस का, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बिजनेस के जो आपके डिसीजंस होते हैं, जो बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होती है इसमें उनका इंटरेस्ट होता है। वो देखना चाहते हैं, वो सोचना चाहते हैं कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस तरह के लोगों को हम यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टाइप की डिसीजन मेकिंग में। ये दो तरह के लोग हो सकते हैं जी, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? मैनेजमेंट ग्रुप,
यानी कि ऐसे लोग जो कि बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के हर बंदे के पास नहीं होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरनल यूजर्स होते हैं, किसी बिजनेस के पार्टनर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स, ये इंटरनल लोग होते हैं। इनके लिए भी बड़ा जरूरी होता है कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है इसमें एवेल्युएट करें कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज बिजनेस की कैसी चल रही हैं और बिजनेस जो है वो काम करेगा या नहीं। देखिए, एक बंदा है, वो बिजनेस में बैठा हुआ है और काम कर रहा है, उसके लिए बड़ा जरूरी है ये समझना, आइडेंटिफाई करना कि ये बिजनेस चलेगा भी कि नहीं चलेगा। ठीक है, वो इस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी से बड़ा कंसर्न होगा कि कल को यार मैं इस बिजनेस की वजह से अपनी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दूं, इस कंपनी की वजह से, इस जॉब की वजह से हम अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दें और बाद में ये बिजनेस जो है ये भी बंद हो जाए, सो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोग, जितना सीनियर बंदे होंगे वो उतने ज्यादा कंसर्न होंगे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी की बेसिस पे ही उनके सैलरी इंक्रीमेंट्स भी लगते हैं। अगर एक बिजनेस लॉस में होगा तो सैलरी इंक्रीमेंट्स नहीं लगेंगे, वो अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने के बारे में सोच रहा होगा। ले ऑफ करने से मुराद होती है एम्प्लॉइज को फारिग करना। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर एक बिजनेस के प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो वो बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहा होगा, वो नए एम्प्लॉइज को हायर करने के बारे में सोच रहा होगा, यानी कि अपना काम बढ़ा सके और वो सैलरी इंक्रीमेंट्स भी देगा। सही है जी। तो एक बंदा जो कि हायर मैनेजमेंट पोजीशन पे बैठा हुआ है, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो ये देखे कि ये बिजनेस प्रॉफिट भी कमा रहा है कि नहीं, और अगर मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं क्यों ना उधर मूव कर जाऊं, क्योंकि मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए। पार्टनर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स, ये सब लोग जो होते हैं इनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है। ऐसे लोगों को हम इंटरनल यूजर्स कह सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ और ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती है जो कि सारे लोगों को फर्स्ट हैंड अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इस तरह की बहुत सारी चीजें सारे मैनेजमेंट के लोगों को पता नहीं होती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसमें रिजल्ट्स कैसे हैं। हम लोग बात ये कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, वो कौन कौन से लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पहली कैटेगरी देखी कि इंटरनल यूजर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल ग्रुप्स के अंदर कुछ एक ऐसा ग्रुप होता है जिसे हम फाइनेंशियल ग्रुप कह सकते हैं, जो बिजनेस को फाइनेंसेस प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और सप्लायर्स। देखिए, ये तीनों लोग जो होते हैं ना, इनका बिजनेस में पैसा फंसा होता है या लगा होता है। इन्वेस्टर जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, उसने शेयर्स परचेज किए हैं बिजनेस के और बिजनेस चल रहा है उसके पैसे से। तो इन्वेस्टर तो समझ लें कि कंपनी का मालिक है। लेंडर वो लोग होते हैं जो बिजनेस को पैसे उधार पे देते हैं और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट खाते हैं। लेंडर जो होता है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि बिजनेस एक ऐसा स्टेबल बिजनेस हो जो ना सिर्फ उसका इंटरेस्ट पे कर सके, यानी कि उसको वहां से इंटरेस्ट भी है, बल्कि उसकी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस हो सके। लेंडर कभी भी ऐसे बिजनेस को लोन नहीं देगा जो कि अच्छा काम नहीं कर रहा, जो कि लॉसेस में है और जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आराम से पूरी नहीं कर पा रहा। तो लेंडर्स जो होते हैं उनका बहुत ज्यादा सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है ना, ये यही लेंडर्स ही होते हैं, जो कि आपके बिजनेस की एफिशिएंसी, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और आपके बिजनेस की लिक्विडिटी, आपके बिजनेस के एसेट्स, हर चीज को वैल्यूएट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई बताओ कि तुम मेरे पैसे वापस कर सकोगे या नहीं। देखिए ना, ये तो वही बात है, हम इंसान हमारे माशाल्लाह से हम लोग इसी बैंक अकाउंट में थोड़े से पैसे पैसे रखवा देते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा के तो हम आते जाते हैं उस बैंक को नजर जरूर मारते हैं कि यार ये चल रहा है कि नहीं। हम रात को जाके उसके गार्ड को उठाते हैं, भाई उठ जा, मेरे पैसे हैं इस बैंक में। तो जो है वो आप लोग ऐसे अक्सर जोक्स मशहूर हैं कि भाई एक बंदे ने पैसे जमा कराए बैंक में 100 रुपए, तो वो जाकर रोजाना जो है वो बैंक वाले को रात को चेक करता था कि यार ये जाग भी रहा है कि नहीं, कि यार मेरी रकमा पहिया थे। तो कहने का मतलब ये है कि लेंडर इज वेरी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस परफॉर्मेंस, क्योंकि उसने वहां पे पैसे लगाए हैं और वहां से उसने पैसे निकालने हैं। सप्लायर्स की बात करें तो सप्लायर्स का भी बिजनेस में इंटरेस्ट होता है बड़ा जबरदस्त किस्म का। देखिए, सप्लायर ने आपको रॉ मटेरियल सप्लाई किया, उसने अपनी जेब से खर्चा करके चीज बनाई और आपको दे दी उधार पे। अब उधार पे जो चीज आपने ले ली है उससे, और अगर आप उसका पैसे वापस ना कर सकें, सप्लायर्स को आप पेमेंट ना कर सकें, उसके बैड डेट्स होने के चांसेस है। ठीक है जी। उसकी जो है वो लाइबिलिटी जब पे नहीं होगी तो उसको लॉस होगा, हमारी लाइबिलिटी जब पे नहीं होगी। तो सप्लायर भी बड़ा इंटरेस्टेड होता है ये देखने के लिए कि आपको आपको जो माल दिया है उससे पैसे वापस आ जाएंगे। तो फिर सप्लायर क्या करता है, वो कुछ क्रेडिट रिस्क के अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ चेक करता है और इवेल्युएट करता है और आपके ऊपर कुछ कंट्रोल्स लगाता है। फॉर एग्जांपल, वो ये कंट्रोल लगा देगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा उसमें लॉस है, वो कहेगा भाई अब उधार में चीजें नहीं मिलेंगी, पुराना सामान क्लियर करो, पुराने पैसे क्लियर करो, फिर जो है वो हम तुम्हें सामान देंगे, क्योंकि तुम तो लॉस में जा रहे हो। वो देखेगा कि आप मशीनें बेच रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स आ रहे हैं। वो ये देखेगा, वो कहेगा यार तुम तो अपनी मशीनें बेच रहे हो, किधर भागने का इरादा है, पहले मेरे पैसे दो फिर भागने दूंगा मैं। तो सप्लायर्स भी जो होते हैं वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी लिक्विडिटी
आपकी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी और आपके जो आपका करंट एसेट्स होते हैं उनके ऊपर बड़ा उसका नजर होती है कि भाई ये ना हो गई मेरे पैसे जाए हो। इसके अलावा पब्लिक ग्रुप होता है जी। पब्लिक ग्रुप वो लोग होते हैं जो जो एक्सटर्नल होते हैं और उनका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट होता है। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। इसके डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। एक पर्पस तो ये हो सकता है कि वो आपको रेगुलेट करना चाहता है। रेगुलेट करने से क्या मुराद है कि आपके ऊपर डिफरेंट टाइप की रूल्स और रिक्वायरमेंट्स वगैरह लगेंगी, आपको रेगुलेट किया जाएगा। जैसे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है, एसईसीपी जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप की जो कंपनीज हैं, जो जितनी बड़ी कंपनी होगी उसके ऊपर उतनी ज्यादा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एसईसीपी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो रेगुलेट करता है आपके बिजनेस को। आपके बिजनेस के अंदर अगर लोगों का इंटरेस्ट शामिल है, अगर बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट लिया हुआ, यानी कि बेसिकली लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट्स डालती है। इसी तरह से एम्प्लॉइज होते हैं, ये पब्लिक ग्रुप होता है, ये एवेल्युएट करते हैं। जो छोटे एम्प्लॉइज होते हैं ये भी इंटरेस्टेड होते हैं कि जिस बिजनेस में वो काम कर रहे हैं वो उस बिजनेस के वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है कि लॉस में है। ठीक है, एम्प्लॉइज जो है इनकी टिप की वजह से मेरे पास तुम हो का हीरो जो है वो मशहूर हो गया था। आपको याद होगा एम्प्लॉइज जो थे वो कहीं पे बैठ के काम कर रहे बात कर रहे थे कि भाई बिजनेस तो ऊपर जा रहा है, तो उसने जनाब हमारे हीरो ने जो है वो सारे के सारे शेयर्स परचेज कर लिए और अमीर हो गया। तो इस तरह से भी होता है। कस्टमर्स जो होते हैं दे आर आल्सो इंटरेस्टेड बट दे आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। कस्टमर्स जो होते हैं इनकी डिपेंडेंसी होती है आपके ऊपर कि आप उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे तो वो काम करेंगे। तो अगर आप कोई ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल यूजर हैं, आप ऐसे इंपॉर्टेंट सप्लायर हैं कि आप जो चीज बेच रहे हैं उनको वो सिर्फ आप ही बेचते हैं, तो कस्टमर्स भी इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया तो कस्टमर को रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाएगा और वो बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। किसी को प्रॉफिटेबिलिटी से मसला है, ठीक है जी, और किसी को आपके बिजनेस के अंदर जो आपके एसेट्स हैं उससे इंटरेस्ट है, किसी को आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, किसी को इस चीज से इंटरेस्ट है कि आपकी लिक्विडिटी कैसी है, आपकी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी कैसी है। तो ये बहुत सारे लोग होते हैं जिनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए ये सारी की सारी चीजें इवेल्युएट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके पास जो प्रोवाइड की गई होती है वो इंफॉर्मेशन फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर तो नजर आ रही होती है, लेकिन कुछ जगहों पे उसको मजीद मीनिंगफुल बनाने के लिए उसको कंपेयर किया जाता है और अमाउंट्स के साथ। यानी कि हम लोग प्रॉफिट देखेंगे अगर जो है वो फॉर एग्जांपल आपको दो एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। देखें जी, कंपनी ए है और कंपनी बी है। आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की देखी तो आपको पता चला कि भाई कंपनी ए जो है इसका जो प्रॉफिट है दैट इज 32,000। ठीक है जी, इसका प्रॉफिट जो है वो 32,000 है और कंपनी बी का प्रॉफिट भी जो है वो 32,000 है। तो एक इन्वेस्टर जो है वो ये कहेगा यार ये दोनों कंपनी एक सही सही तरीके से काम कर रही है, इन दोनों का प्रॉफिट सेम है, ये दोनों जो है वो सही तरीके से काम कर रही है, इक्वल काम कर रही है। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ी सी ऊपर नजर मारी तो आपको सेल्स नजर आई। एक कंपनी की सेल्स थी 5 लाख की और एक कंपनी की सेल्स थी 10 लाख की। अब आप कह रहे हैं कि यार प्रॉफिटेबिलिटी वाइज बात करें तो कंपनी ए को 32,000 सेल करने की का प्रॉफिट करने के लिए 5 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, 5 लाख की सेल्स करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, 32,000 का प्रॉफिट गेन करने के लिए 5 लाख की सेल्स करनी पड़ती है और कंपनी बी जो है उसको 32,000 का प्रॉफिट पैदा करने के लिए 10 लाख की सेल्स करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनकी एफिशिएंसी वाइज बात करें, अगर हम इनकी एफिशिएंसी वाइज बात करें तो कंपनी ए जो है इसको थोड़ी सेल्स के ऊपर उतना ही प्रॉफिट मिल जाता है। तो अब आप जो है कौन सी कंपनी में जाना चाहेंगे, आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? क्या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरा मेरे साथ शेयर करें कि भाई आप लोग जो है वो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? अगर आपको कहा जाए कि भाई इन कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप इनमें से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? बताएं जरा, क्या ख्याल है कि कंपनी बी में इन्वेस्ट करेंगे? ले जनाब, कंपनी बी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? देखिए कंपनी बी को जो प्रॉफिट है 32,000 का, देखिए आपको प्रॉफिट से कंसर्न है ना, आपको प्रॉफिट से कंसर्न है ना कि आप ये देख सकें, ये इवैल्यूएट कर सकें कि भाई प्रॉफिट कितना है। तो कंपनी ए जो है वो थोड़ी सेल करके भी उतना प्रॉफिट कमा लेती है। कंपनी ए जो है इसका ग्रॉस प्रॉफिट एज कंपेयर टू सेल्स, प्रॉफिट टू सेल्स नेट प्रॉफिट, इसकी एनपी रेशो जो है वो 32/500 है। ठीक है, और बी की जो है वो 32/100,000 है।
तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज कंपेयर करें, तो ए कंपनी जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है, क्योंकि वो थोड़ी सेल करके उतना प्रॉफिट कमा लेती है, वो थोड़ी सेल करके उतना प्रॉफिट कमा लेती है। तो कंपनी ए जो है ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, सेम प्रॉफिट कम सेल्स के साथ ही। और जब कंपनी ए ने सेल्स बढ़ा दी और 1 मिलियन सेल्स कर ली अगर फर्ज करें, तो उसका प्रॉफिट तो 64,000 पे चला जाएगा। ठीक है जी, उसका प्रॉफिट 64,000 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें कंपनी ए और कंपनी बी जो है इन दोनों में से हमें कंपनी ए जो है वो ज्यादा अच्छी लग रही है। अब मैं कुछ और मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ जी कंपनी ए शेयर कैपिटल वाइज अगर हम बात करें, तो कंपनी ए का जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल, कंपनी ए का शेयर कैपिटल है 1 मिलियन का, और कंपनी बी जो है इसका शेयर कैपिटल है 0.5 मिलियन का। अब अगर हम देखें तो, और सेल्स वाली फिगर को हम इग्नोर कर दें, हम सेल्स को इग्नोर कर दें और सिर्फ इसका कंपैरिजन करें हम इस तरह से कि एक कंपनी है उसके अंदर शेयर कैपिटल है 10 लाख का, और एक कंपनी है उसके अंदर शेयर कैपिटल है 5 लाख का, यानी कि हाफ। तो इन्वेस्टर जो होता है, ये जो लोग जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, वो कहते हैं यार कंपनी है तो बड़ी मजे की कंपनी है, इसमें जब टोटल सब लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और ये कंपनी 32,000 का प्रॉफिट कमा के दे रही है। देखिए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ही डोंट केयर कि सेल्स कितनी हुई है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं ये देखूं कि मैंने कितने पैसे लगाए और प्रॉफिट कितना मिला, मैंने कितने पैसे कमाए लगाए और प्रॉफिट कितना मिला। तो कंपनी ए के अंदर इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपए लगाए, जब सारे इन्वेस्टर ने मिलकर तो 32,000 का प्रॉफिट हुआ। कंपनी बी में सारे इन्वेस्टर ने कम पैसे लगाए, आधे पैसे लगाए, लेकिन प्रॉफिट उसका भी उतना ही हुआ, 32,000। तो अब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको कंपनी बी पसंद होगी, क्योंकि उसमें 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और 32,000 का प्रॉफिट आया। अगर आप लेंडर हैं इस बिजनेस के, यानी कि आप बिजनेस के अंदर जो है वो आप सप्लायर हैं इस बिजनेस के और आपने पैसे लेने हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट है। सही है। और अगर हम लोग इन्वेस्टर्स हैं तो हम रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल जितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिला है, उसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो ये सेम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ऐसा हो सकता है कि एक बंदे का डिसीजन डिफरेंट हो, दूसरे का डिफरेंट हो। तो हम लोगों ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मजीद मीनिंगफुल बनाने के लिए उसको कंपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिफरेंट आइटम्स के साथ। ठीक है। और कंपैरिजन का तरीका क्या होता है कि आप उनमें रेशो कैलकुलेट करते हैं। हम रखेंगे जनाब फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऊपर रखता हूं जी प्रॉफिट 32,000 और नीचे रखता हूं जी अपनी सेल्स 500,000, ठीक है जी, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक रेशो आएगी, इसे हम नेट प्रॉफिट रेशो कहते हैं, एनपी रेशो। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 32,000 है, लेकिन ये बाय इटसेल्फ हमारे लिए कंपेरेबल नहीं है किसी और कंपनी के साथ। तो किसी और कंपनी के साथ जब भी आपने कंपेयर करना है, आपने रेशोज कैलकुलेट करनी है और दोनों कंपनीज की रेशोज आपस में कंपेयर करनी। अगर आप फिगर टू फिगर कंपैरिजन करेंगे, इसका प्रॉफिट इतना है, इसका प्रॉफिट इतना है, आपस में कंपेयर कर दो, तो ये कुछ सिनेरियोज में तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल बात होगी, लेकिन मेजॉरिटी जगहों पे ये चीज आपके लिए मीनिंगफुल नहीं होगी, ये चीज आपको सही डिसीजन तक नहीं लेकर जाएगी, ये आपको फंसा देगी और आप गलत डिसीजन ले लेंगे। हमेशा जब भी आपने जब कंपैरिजन करना है तो आपने एक कंपनी को दूसरी के साथ कंपेयर करते हुए उस ना की रेशो कैलकुलेट करनी। ठीक है जी, तो आप जरा कैलकुलेटर सीधे कर लें आप लोग, आपने इसकी रेशो कैलकुलेट करनी है। 32/500 कितना बनता है जी, तो ये जी 0.064 यानी कि 6.4%। तो इस कंपनी की जो रेशो है वो है जी 6.4%, जबकि दूसरी कंपनी में अगर हम 32 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन करेंगे तो ये डेफिनेटली 3.2% बनेगा। तो एक कंपनी में 6.4 है, एक में 3.2% है। अब देखें फेस टू फेस कंपैरिजन करें तो दोनों की अमाउंट सेम थी, लेकिन जब हमने परसेंटेज टू परसेंटेज कंपैरिजन किया तो हमें बहुत सीधा सीधा नजर आ गया कि कंपनी ए जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो डबल है कंपनी बी से, अमाउंट सेम है
ठीक है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी ए की और बी की, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर फर्क है, डबल हो गया। ठीक है जी। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी। मैं ये समझाना चाह रहा था कि नंबर 1, इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं। वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर्स होती हैं, अगर हम उनको अलग अलग देखेंगे तो वो हमारे लिए मिसलीडिंग होगी। हम जब उसकी रेशोज कैलकुलेट कर लेते हैं और दो कंपनीज की रेशोज को आपस में कंपेयर करते हैं, तो फिर हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डेवलप होती है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। अब अगर हम बात करें रेशियो एनालिसिस का स्कोप क्या है, ठीक है जी। रेशियो हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ट्रेंड्स। कंपेटिटर के साथ हमें कंपेयर करने में भी आसानी होती है, डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है कि भाई इस बिजनेस में कैसे काम कर रहे हैं। वीक एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती हैं कि कहाँ पे हमारा रेशियोज लैग कर रही हैं, कहाँ पे हम ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हम रेशियोज की मदद से उस चीज को इवैल्यूएट करते हैं। हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, और उसको इवैल्यूएट करते हैं। और हमारे लिए रेशियो जो होती है ये कंपैरिजन पॉइंट होती है। ये बात मैंने ये जो अभी एक्सप्लेन किया है वो ये लिखी हुई है। ये रेशियोज जो होती हैं डिफरेंट साइज ऑफ द एंटिटीज के दरमियान में, हम सीधा सीधा फेस टू फेस कंपैरिजन करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि किस कौन ज्यादा बेहतर है, कौन हल्का है। लेकिन जब हम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, रेशियोज को कंपेयर करेंगे, तो हमारे लिए ये ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा जी, इस चैप्टर के अंदर जो है वो 5 बेसिकली मेन एरियाज हैं। 5 एरियाज में, या क्वेश्चन अगर देखें तो आपको क्वेश्चन किस किस तरीके से आता है, तो आपको इन 5 में से 5 एरियाज में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले सबसे इजी है कैलकुलेशंस, आप कैलकुलेट करें, रेशियोज को कैलकुलेट करना, इसके फॉर्मूले क्या है, ये तो इजी है। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि रेशियो का मतलब क्या है, हमने रेशियोज को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि अमाउंट को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, इंटरप्रिटेशन होती है। इसके अलावा होता है जी कंपैरिजन। आप कंपेयर करते हैं, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि जी कंपेयर करें दो डिफरेंट कंपनीज हैं, उन दोनों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, और बताएं कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। हमने अभी ये काम किया भी है कि हमने दो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट की है और हमने देखा है कि किसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है। इसी तरह से हमने दो कंपनीज की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो था वो पेपर पे कागज पे सामने तो नहीं लिखा, लेकिन हम लोगों ने उसको एवेलुएट जरूर किया है कि भाई ये क्या चीज है, और हमने उसके ऊपर थोड़ी सी बात भी की है। फिर इसी तरह से होता है एनालिसिस करना। एनालिसिस कराने से मुराद ये है कि आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एनालिसिस करने के लिए कहा जा सकता है। और फिर इसमें जो मुश्किल तरीन जो बात होती है वो होती है वर्किंग बैक करना, यानी कि आपको रेशियोज दे दी जाती हैं और आपको वर्क बैक करने के लिए कहा जाता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करें। यानी कि अगर आपको रेशियोज दे दी जाए और आपको कहा जाए कि भाई प्रॉफिट कैलकुलेट करें, तो वही फार्मूला है, उसी में अमाउंट्स पुट करनी है, लेकिन उसमें बच्चे जरा थोड़े से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है। देयर इज अ लॉट टू डाइवर्ज, देयर इज अ लॉट टू अब्सॉर्ब, तो बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आप समझ लें कि ये 5 बेसिक एरियाज है जिनके ऊपर हम बात करेंगे। आज हम कैलकुलेशंस की बात करेंगे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। ठीक है जी, रेशियोज एनालिसिस कैलकुलेट कैसे की जाती है। और मजे की बात ये है कि ये करना तो आपने है, मैंने तो नहीं करना। हम लोग जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास होती हैं कुछ रेशियोज। रेशियोज की कुछ हेडिंग्स कैटेगरीज होती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट के बारे में बताती है कि ये बिजनेस जो है कितना प्रॉफिट कमा रहा है, जैसे कि हमने एक नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट की थी। लिक्विडिटी रेशियोज आपकी बिजनेस के अंदर जो है ये बताते हैं कि बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी पोजीशंस क्या है। लिक्विडिटी क्या होती है, एबिलिटी टू पे द डेट व्हेन इट बिकम्स ड्यू, यानी कि एक बिजनेस के पास ये एबिलिटी हो कि जब उसने पैसे देने हैं उस वक्त उसके पास पैसे मौजूद हो। ऐसा नहीं है कि आज आपके पास सारी लिक्विडिटी एडजस्ट होनी चाहिए, आज आपके जितनी लाइबिलिटीज है उतने आपके पास पैसे होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ पैसे होते हैं जो आपने आज पे करने हैं, कुछ 3 महीने बाद, कुछ 6 महीने बाद, कुछ सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो पैसे आपने आज पे करने हैं उसको पे करने के लिए आज आपके पास एसेट्स होने चाहिए, कैश होना चाहिए। जो पैसे आपने 3 महीने बाद पे करने हैं उसको पे करने के लिए आज आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स होने चाहिए जो आज से 3 महीने बाद आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो कैश आप पकड़ के उनको दे देंगे। तो लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी से मुराद है कैश की जेब में दस्तयाबी। ठीक है जी, यानी कि एक बंदा होता है जिसने जेब में बहुत ज्यादा कैश रखा होता है, उसे हम कहते हैं कि ये बंदा, ये हाईली लिक्विड कैश है इसके पास। ठीक है जी। एफिशिएंसी रेशियोज का मतलब ये होता है कि बिजनेस के इनपुट और आउटपुट के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस कैसी है। हम इसको कंपेयर करते हैं कि यार इस बिजनेस ने
कितने स्टाफ एम्प्लॉय किया हुआ है, कितना खर्चा किया प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये बेसिकली एक्सपेंसेस को कंपेयर करता है सेल्स के साथ, और हम देखते हैं कि इस बिजनेस के अंदर जो है वो क्या प्रॉफिटेबिलिटीज है, क्या इस बिजनेस की परफॉर्मेंस है। देखिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती है ये प्रॉफिट और सेल्स को कंपेयर करती है, प्रॉफिट एंड सेल्स। जो आपकी लिक्विडिटी रेशियोज होती हैं ये आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज को कंपेयर करती है, और इसमें भी मोस्टली इसका फोकस किसके ऊपर होता है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के ऊपर। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के ऊपर। जो एफिशिएंसी रेशियो होती है ये आपके एक्सपेंसेस को, देखिए आपने क्या किया होता है, एफिशिएंसी से मुराद होता है कि कितना एफिशिएंट है आपका काम, आपने इसमें क्या डाला है और क्या निकला है। एफिशिएंसी से मुराद है कि आपने कितना इनपुट किया है, आपने इनपुट क्या किया, आपने खर्चे किए हैं। एक्सपेंसेस और इनकम्स को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सॉल्वेंसी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज होती है कि एक बिजनेस जो है क्या ये लॉन्ग टर्म में फिजिबल है कि ये काम चलेगा, क्या ये लॉन्ग टर्म काम कर सकता है कि नहीं। और ये सॉल्वेंसी रेशियोज जो होती हैं इसमें आपका कैपिटल, आपके एसेट्स नॉन करंट वाले और नॉन करंट लाइबिलिटीज, इन सारी चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए लिया जाता है। तो नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म एसेट्स और कैपिटल। तो बहुत सीधी सीधी सी बात है, प्रॉफिट और सेल्स को के कंपैरिजन वाली रेशियोज को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहते हैं। एसेट, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज यानी कि लिक्विडिटी से मुराद ये है कि आप अपनी लाइबिलिटीज पे कर सकेंगे, आप अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे कर सकेंगे, जब वो पे करनी होंगी तो वो हमारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को कंपेयर करेंगे। ठीक है जी। तो इसके अलावा एंड लिखने की बजाय मैं यहाँ पे अगर वीएस लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। एफिशिएंसी रेशियोज होती हैं वो हमारी एक्सपेंसेस और इनकम्स को आपस में कंपेयर करती हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज हमारी कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज को आपस में कंपेयर करती हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर एनालिसिस के नाम से भी एक एरिया है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो अमाउंट्स हैं इनका आपस में जो इनका जो होता है ना कि इनकी आपस में रेशियो क्या है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रेशियो के अंदर एक आंसर आया तो सेल्स में से कितने परसेंट क्या है, कितने परसेंट क्या है, ये चीजें हैं। तो ये इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक तो बेसिक समझना जरूरी है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये थ्योरेटिकल एरिया है। इस थ्योरेटिकल एरिया में आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इवैल्यूएट द रिजल्ट। हमारा आजकल जो मैंने भी शुरू में भी बताया कि ट्रेंड्स ऐसे निकले हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि वो आपको थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन देता है। वो आपको कहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी तो तुम कैलकुलेट कर लोगे, जरा इसको इवैल्यूएट करना बताओ। क्योंकि देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना या कुछ भी कैलकुलेट करना, इसके सीधे सीधे फार्मूले, इसके सीधे सीधे क्या है, फार्मूले हैं। आप लोगों को ये मैंने अपनी जो बुक दी हुई है इसके अंदर से मैंने सीधा सीधा ये कैलकुलेट किया। मजे की बात ये है कि मैंने आपको सिर्फ फार्मूले दिखाने हैं, आपने इनको खुद सॉल्व करना है, आपने खुद इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो हम वन बाय वन चलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आपकी मेन हेडिंग है। इसके अंदर जो है वो आप समझ लीजिए कि आपके पास जो कैटेगरीज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एक है आपके पास जी प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर प्रॉफिट और सेल्स का रिलेशन है। आपको पता है प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तीन तरह से आ रहा होता है। अगर आप इसको देखें डाटा को, तो ये बेसिकली आपका डाटा मौजूद है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं। करंट का मतलब है ये करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है। करंट ईयर से मुराद आप 2024 ले लें या 2025 ले लें, और प्रीवियस ईयर का मतलब है 2024। ठीक है जी। तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन 2 ईयर्स की मौजूद है। आप अगर आपको याद हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका एक प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट की एक हेडिंग होती है। इसमें से आप सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करते हैं, तो आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी। तो प्रॉफिट की तीन कैटेगरीज होती हैं, एक होता है जी ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आता है, आपने जो टोटल आपका
जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, तो फिर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी इसको कहते हैं, INT से मुराद है इंटरेस्ट एंड टैक्स। कि बेसिकली हमें जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना, ये हमें ये बताता है कि इस बिजनेस ने एक्चुअली अपनी एक्टिविटीज से कितना कमाया है। इसको देखकर हमें ये पता चलता है कि इस बिजनेस का अर्निंग पोटेंशियल कितना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके बाद हम इसमें से फाइनेंस कॉस्ट और टैक्सेशन कॉस्ट माइनस करते हैं। अब फाइनेंस और टैक्सेशन ये दो ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके कंट्रोल में उतनी नहीं होती हैं, आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज पे इतना ज्यादा इसका इंटरेस्ट नहीं होता, इम्पैक्ट नहीं होता। देखिए एक बिजनेस है, उसमें पैसा कहाँ से आया, ये उसकी ऑपरेशन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करता। उस बिजनेस में पैसा है, चाहे आपने वो लोन से लिया है, चाहे आपने शेयर कैपिटल यानी कि शेयर होल्डर से लिया है, वो डिपेंड नहीं, आपकी परफॉर्मेंस उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो पैसा आ गया, आपने उसको इस्तेमाल कैसे किया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हम पहले निकालते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं फाइनेंस कॉस्ट और टैक्सेशन कॉस्ट, ताकि हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ सके, जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा कि आपके प्रॉफिट जो होता है ना वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है जी जीपी, एक होता है जी जीपी, एक होता है ओपी, इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं। और उसमें से हम फाइनेंस कॉस्ट और टैक्सेशन कॉस्ट माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है। इसके बाद आप अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स के अंदर आप देखें ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नीचे बनी हुई है एक बिजनेस की। ये मैंने डाटा लिया हुआ है ताकि आपने इसी के ऊपर कैलकुलेशंस करनी है। नॉन करंट एसेट्स है स्टॉक एंड ट्रेड, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अदर नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स आपके टोटल हुए। इसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स और टोटल कैपिटल लाइबिलिटीज। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें कुछ रेशियोज में इस्तेमाल होनी है। प्रेफरेंस डिविडेंड आपने कितना दिया है, ऑर्डिनरी डिविडेंड कितना दिया है, कैश की सेल्स कभी कभार आपको कहीं चाहिए होती है, तो जो टोटल सेल्स आपने ऊपर लिखी है उसमें से कैश की सेल्स कितनी है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके अलावा टोटल परचेजेस और कैश परचेजेस जो है वो जीरो है, कैश परचेजेस आपको नहीं लिखी। तो ये ऊपर इन्फॉर्मेशन के अंदर से कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको कुछ रेशियोज में इस्तेमाल करनी है। तो अब तरीकाकार जरा समझ लें कि ये डाटा आपके पास है, आपने जितनी भी रेशियोज मैंने यहाँ पे दी हुई है, आपने वो सारी रेशियोज जो हैं वो इस डाटा के लिए कैलकुलेट करनी है, इस डाटा को देखते हुए कैलकुलेट करनी है। ये तकरीबन आप समझ लेंगे कि 30 के करीब रेशियोज हैं जिनको कैलकुलेट करना बहुत इजी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपके पास हो तो आपने फिगर्स पकड़ के पुट करते जाना और कैलकुलेट करते जाना। फॉर एग्जाम्पल जीपी रेशियो, इसे हम मार्जिन रेशियो भी कहते हैं। अब हमने जैसे बात की थी कि प्रॉफिट टू सेल्स की रेशियोज होगी, प्रॉफिट और सेल्स का कंपैरिजन होगा। तो आप देखेंगे इसका फार्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। जीपी जो आपका आता है, और सेल्स जो होती है वो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होती है। तो अब आपके लिए इस डाटा से जीपी कैलकुलेट करना को मुश्किल नहीं है। आपका जीपी है कितना, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई जरा जीपी कैलकुलेट करके दिखाएं करंट ईयर का, तो आप जीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट है 7975738 डिवाइडेड बाय आपकी सेल्स कितनी है 26 मिलियन की, 26532,144 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका आंसर कितना आता है जी, 7975738 डिवाइडेड बाय 26532,144 नहीं जनाब, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो 30.06। तो ये हमारी परसेंट में आंसर आएगा। ये हमारी क्या है, ये हमारी जीपी रेशो है करंट ईयर की। लास्ट ईयर की कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं कि आप 8423 को डिवाइड करें 28595,976 के साथ, तो आपके पास लास्ट ईयर का जीपी रेशो आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपकी आ गई जीपी रेशो। इसी तरह से आपके पास एक फार्मूला होता है जी, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ओपी को डिवाइड करते हैं नेट सेल्स के साथ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला लिखा हुआ है, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो हम लोगों ने अभी बात की है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी उसका दूसरा नाम है। तो अगर आप क्वेश्चन के अंदर जाएं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कितना है 5431,580 और दूसरा है 6195,142। इन दोनों को यानी कि इस अमाउंट को आपने डिवाइड करना है अपनी सेल्स के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सही है। कैलकुलेट करें जरा क्या आंसर आता है, 5431
580 डिवाइडेड बाय 26532 144 मल्टीप्लाई बाय 100 20.47%। तो 20.47% आता है जी जीपी ओपी रेशो। ओपी रेशो क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की रेशो होती है। तो जरा ओपी रेशो कैलकुलेट करें, सारे लोग कैलकुलेट करें, जरा मुझे बताएं कि आपका क्या आंसर आता है। 20.47% आ रहा है इसका। और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करें तो प्रीवियस ईयर की सेल्स के साथ डिवाइड करना होगा 6195142 डिवाइडेड बाय 28595,976 21.66%। ओपी रेशो कैलकुलेट हो गई। अब मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा, मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताएं कि एनपी रेशो क्या होगी। व्हाट विल बी द एनपी रेशो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, सिर्फ एक चीज याद रखना, नेट सेल्स। अब नेट सेल्स क्या होती है? नेट सेल्स होती है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो जरा कैलकुलेट करें करंट ईयर का कितना आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। मुझे आंसर बताने हैं करंट ईयर के साथ, आपने मुझे लिखकर बताना है कि सी वाई जो है वो इतना है और एल वाई जो है वो इतना है। सी वाई और एल वाई करंट ईयर और लास्ट ईयर। करंट ईयर 14.8% आ रहा है जी, 14.8%। और लास्ट ईयर कितना आ रहा है जी? लास्ट ईयर का कितना आ रहा है? 16.47। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, इसको मैंने कैलकुलेट भी, सोल्यूशन भी इसका बनाया हुआ है, 16.4% बच्चे ने बताया। अब अगर नीचे जाए ना तो ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आ रही। अगर आप गौर से देखें तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो का। क्या होता है जी? न्यूमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा। रेशियोज जो होती है ना, ये हमेशा इसमें कुछ न्यूमिनेटर में होता है, कुछ डिनोमिनेटर में होता है। तो आपने नेट प्रॉफिट रेशियो के अंदर जो कैलकुलेशन की है पिछले करंट ईयर की, वो 14.82% ये निकाला है और 16.48% ये निकाला है। तो आप लोगों की आसानी के लिए और कंपेयर करने के लिए मैंने सारे आंसर्स भी कैलकुलेट कर दिए हैं, ये सारे यहाँ पे है। और सिर्फ इसी के नहीं, सारी रेशोज कैलकुलेट करके उन सब के आंसर जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 16.47 या 48 जो है, ये आप लोगों ने अभी ये वाला और ये वाला आंसर निकाला है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो आपको यहाँ पे सारी चीजें, सारे आंसर, सारी रेशियोज जो है ना, ये नजर आ जाएंगी। मैंने कलर कोडिंग भी इनकी डिफरेंट कर दी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो आप हिसाब लगाएं कि तकरीबन जो है वो इसी एक डाटा से जो मैंने आपको दिया है, हम लोग बहुत ज्यादा हैवी प्रैक्टिस कैलकुलेट कर सकते हैं रेशियोज की। तो ये डाटा आप लोगों के पास, ऊपर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है, नीचे आपके पास बैलेंस शीट है और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग जो है ना इस्तेमाल करेंगे और आपके पास जो है ये नीचे आंसर्स भी बने हुए हैं। थोड़ा सा ज़रा टेबल फॉर्मेट में बनाए हैं, रेशियोज लिख लिख कर ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा वो वैसे लिखता तो बड़ा टाइम लग जाता है। मैंने इसको एक्सेल में बना के सीधे सीधे फार्मूले लगा के आपको फाइनल आउटपुट दे दिया है। तो ये आपके पास आंसर्स भी हैं। अब आपने करना क्या है, आपने ये सारी रेशियोज कैलकुलेट करनी है। आपने सारी रेशियोज कैलकुलेट करनी है और रेशियोज को कैलकुलेट करने से पहले फार्मूले को रटा नहीं लगाना। फार्मूले को रटा नहीं लगाना, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूं कि फार्मूले को याद नहीं करना, फार्मूले को इस्तेमाल करना है। ये आपके पास अब जो रेशियोज है ना जितनी भी है, ये सारी रेशियोज के अब इसी तरह से नीचे चलता जाएगा। जीपी रेशो, जीपी मार्जिन की बात की हमने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की, नेट प्रॉफिट का फार्मूला आ गया। इसकी इंटरप्रिटेशन वाली चीज को अभी आपने इग्नोर कर देना है, सिर्फ उसको कैलकुलेट करना है। ये फार्मूला आ गया। इसके बाद है जी कॉस्ट टू सेल्स रेशो। कॉस्ट टू सेल्स रेशो यहाँ पे लिखी हुई है सीओजीएस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से एडमिन एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशो, एडमिन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आपका परसेंटेज में आएगा। Selling expenses to sales ratio, selling expense divided by net sales multiply by 100 divided by multiply by 100, आपका आंसर जो है वो परसेंटेज में आएगा। तो ये तीन रेशियोज हैं जो कि कॉस्ट टू सेल्स रेशियो भी है। ठीक है जी। अच्छा, इनकी इंटरप्रिटेशन भी है नीचे, लोअर इज बेटर, हायर इज बेटर, ये नहीं पढ़ना आपने अभी, ये मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले आप कैलकुलेशंस करना सीख लें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, इसका नीचे फार्मूला लिखा हुआ है। ये होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो आपका
कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड की अब समझ लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का वर्ड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। या इसमें हम ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर्स और रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म लोन्स को जमा करते हैं। अब लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होते हैं ये आपको पता है, ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता है, रिजर्व्स क्या होते हैं ये भी आपको पता है। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको क्रिटिकली देखें तो ये चंद फार्मूले हैं जिनमें कुछ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठानी है, इसमें पुट करनी है और कैलकुलेशन कर लेनी है। अब इसमें ये बहुत इजी है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। फॉर्मूले आपने फौरन याद नहीं करने, आपने जो भी कैलकुलेशंस करनी है आपने उसका फार्मूला नोट्स में से जाके देख लेना है और लिख लेना है। नोट्स में जाके देखना है, अपने पास नोट कर लिया और उसकी प्रैक्टिस की। ये मैं प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, सारी बात है एग्जाम्स के अंदर तो आपके पास नोट्स नहीं होंगे। आपने ये जो बुक है जो सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, स्लाइड्स भी अवेलेबल है और जो कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए भी अवेलेबल है, आपने सिंपल इसमें देखना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब क्या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है ये आपको पता है क्या होता है? आप यहाँ पे आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जरा मुझे देखकर बताएं कितना है। क्या ये नहीं है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? ये फिगर पकड़ें, या आपकी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये फार्मूला में पुट करें। दूसरा उसने कहा हुआ है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आते हैं? कैपिटल आता है, रिजर्व्स आते हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं। अगर आप अपने क्वेश्चन के अंदर जाएं, प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे आपका कैपिटल भी है, आपके ये आपका ऑर्डिनरी कैपिटल है 3 मिलियन का, ये रिजर्व्स हैं और इसके बाद जो है वो लॉन्ग टर्म लोन है 6.34। यानी कि बेसिकली आप इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, उसने बताया हुआ है कैपिटल है, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। तो अगर आप क्वेश्चन में वापस आए तो आपको ये चीजें, ये दोनों चीजें ये मिला के दोनों जमा करेंगे तो ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी। ये ओपनिंग ये क्लोजिंग बनेगा, क्लोजिंग का मतलब है करंट ईयर का, और ये है जनाब ओपनिंग, ये है प्रीवियस ईयर का। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग होगा इस साल के लिए वो ओपनिंग हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज मैंने आपको मजीद बतानी है, वो ये कि अगर फर्ज करें कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कहीं पे लिखना है जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग को जमा करके 2 पे डिवाइड करने से आता है, और आपके पास ओपनिंग अवेलेबल नहीं है, आपके पास ओपनिंग अवेलेबल नहीं है, आपके पास ओपनिंग अवेलेबल नहीं है, तो आप सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही लिख देंगे। ठीक है जी, तो आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगा वो अगर ओपनिंग अवेलेबल नहीं है तो वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल होगा। अगर ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, याद रखिएगा बच्चे क्या करते हैं, इसको क्लोजिंग को फिर 2 पे डिवाइड, ऐसे नहीं करना। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग अवेलेबल है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपका जो है ना वो एवरेज आ जाएगा। अगर ओपनिंग अवेलेबल नहीं है तो आपका जो एवरेज है दैट इज इक्वल टू क्लोजिंग, सिंपल। जो आपका क्लोजिंग है वही आपने ले लेना है, क्लोजिंग को हाफ नहीं करना, क्लोजिंग को डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है तो इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें। अगर ओपनिंग नहीं है तो सिर्फ क्लोजिंग को ही एज इट इज ले लें, 2 पे डिवाइड नहीं करना। ठीक है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे करंट ईयर के लिए तो हमारे पास उसका ओपनिंग मौजूद है, लेकिन उससे पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर के लिए उसका ओपनिंग मौजूद नहीं है, तो हम उसी के क्लोजिंग को ही एज एन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से आगे चलते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला आप लोगों के सामने हमने डिस्कस कर लिया। रिटर्न ऑन एसेट्स, गौर से देखिएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। एवरेज टोटल एसेट्स में क्या क्या होगा? एवरेज टोटल एसेट्स में आपके पास करंट एसेट्स भी होंगे और नॉन करंट एसेट्स भी होंगे। टोटल एसेट्स की बात की है ना, तो टोटल एसेट्स का मतलब है इसमें करंट एसेट्स भी हैं और इसमें नॉन करंट एसेट्स भी हैं। तो एवरेज टोटल एसेट्स जो है वो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROA बनता है। ठीक है जी, और एवरेज टोटल एसेट्स ओपनिंग एसेट्स प्लस क्लोजिंग एसेट डिवाइडेड बाय 2। इसमें भी फिर वही रूल लगेगा कि भाई अगर ओपनिंग नहीं है मौजूद तो फिर हम क्लोजिंग को ही एवरेज के तौर पे ट्रीट कर लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो ऑन एसेट टर्नओवर, और इसको हम एसेट टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एक नई चीज आ गई आप लोगों के पास, क्या ख्याल है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इससे पहले तो नहीं कहीं देखा, ये तो नई बात है। देखा है अभी हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोस वाली जो रेशियो थी उसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखा था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो अगर हम लोग ऊपर प्रॉफिट रख दें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमारे पास रॉस आता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर हम लोग ऊपर नेट सेल्स रख दें तो टर्नओवर रेशियो आ जाती है।
ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, या इसको हम एसेट टर्नओवर रेशो कहते हैं। ठीक है जी, एसेट टर्नओवर रेशो। अच्छा, ये जो टर्नओवर है ना, ये बड़ा मजे का वर्ड होता है। टर्नओवर का मतलब होता है, इसमें ऊपर रेशो लिखी होगी, ऊपर सेल्स लिखी होगी, नेट सेल्स। ठीक है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं कोई किसी भी चीज को रट्टा लगाने को नहीं कह रहा। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि बस फॉर्मूले समझ लें आप, ये फॉर्मूले क्या है, और इसमें समझने की भी ऐसा कोई बहुत बड़ी नीड नहीं है। सारे फॉर्मूले, इनकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगी, ये हर चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और ये आपका स्टेप 1 है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई चैप्टर खत्म हो गया। ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 1 इज कि आपने रेशियोज कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी या इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला ROI भी हम इसे कहते हैं। ठीक है जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। एवरेज इक्विटी ओपनिंग इक्विटी प्लस क्लोजिंग इक्विटी डिवाइडेड बाय 2 करके आती है। एवरेज इक्विटी में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। ठीक है जी, तो ये एवरेज इक्विटी और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म लोन्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन इक्विटी के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं होते हैं। सही है, इसका फॉर्मूला भी आप लोगों के सामने है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर परसेंटेज में आएगा। रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ठीक है जी, और इस तरीके से हम लोग जो है ना वो इसको लेकर चलते हैं। अच्छा, ये इंटर रिलेशनशिप है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का, ये आपने अभी स्किप कर देना, अभी आपने ये नहीं करना। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अभी सिर्फ हम लोग रेशियोज कैलकुलेट करने की तरफ जाएंगे। आगे चलते हैं जी, लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज में एक चीज होती है वर्किंग कैपिटल। बिजनेस के अंदर जो करंट एसेट्स होते हैं, उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस करें तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है। करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, इसका आंसर आएगा टाइम्स में। आप याद रखें कि इसको हम 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। जो चीज आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर जो होगा वो परसेंटेज में आएगा। जिस चीज में आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, उस चीज का आंसर टाइम्स में आएगा। ठीक है, जैसा कि करंट रेशियो है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, आंसर टाइम्स में आता है। जब आप डिवीजन करते हैं तो आंसर टाइम्स में आता है, इतने गुना, इसका मतलब होता है गुना। ठीक है जी, ये गुना वाला गुना नहीं होता, सिन वाला गुना नहीं है, गुना का मतलब होता है टाइम्स, यानी कि इतनी दफा मल्टी। ये करंट रेशियो जो होती है, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये गुना में होती है, टाइम्स में। ठीक है, इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा, हर रेशियो को हम डिस्कस करेंगे। एसेट टेस्ट रेशो, करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दी जाती है और उसमें करंट लायबिलिटीज पे डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारे पास एक रेशो आ जाती है जिसे हम एसेट टेस्ट रेशो कहते हैं। टर्नओवर या वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज जो होती हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही होती है, सेल्स के नीचे से माइनस होती है जीपी कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज इन्वेंट्री वही ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, और अगर ओपनिंग अवेलेबल नहीं है तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही एवरेज इन्वेंट्री के तौर पर ट्रीट करेंगे। फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, अब जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, जिसमें हम आंसर 365 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आंसर हमारा डेज में आएगा। तो अभी तक जो मैंने बात बताई है वो क्या बताई है कि अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारा आंसर जो होता है वो आता है परसेंटेज में। अगर हम लोग उसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई ना कर रहे हो, यानी कि कोई भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नो, तो हमारा आंसर टाइम्स में आता है। और अगर हम उसको 365 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर डेज में आएगा। ठीक है जी, तो ये जो आपकी एफिशिएंसी रेशियोज होती है ना, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज और या टर्नओवर रेशियोज भी इनको कहते हैं, तो ये हमारी डेज में होती हैं, क्योंकि ये पीरियड्स होते हैं। देखे ना, उसे कहा इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, तो पीरियड से हमें याद हो जाना चाहिए कि यहाँ पे 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, डेटर टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स। अब डेटर्स के लिए हमने सिर्फ क्रेडिट सेल्स लेनी है, सारी सेल्स नहीं लेनी। ठीक है, क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब है, क्रेडिट सेल्स का मतलब ये है कि आपने उधार पे कितनी सेल्स की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सेल्स नजर आ रही होती हैं वो क्रेडिट सेल्स भी होती है, उसमें कैश सेल्स भी होती है, यानी कि उधार भी और कैश पे भी जो दोनों सेल्स होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीचे लिखना है, एवरेज इन्वेंटरी ऊपर लिखना है, फार्मूला आपके सामने है, दमादम मस्त कलंदर आप कर सकते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड डेटर्स। डेटर्स टर्नओवर पीरियड या कलेक्शन पीरियड, पीरियड आ गया तो डेज में आंसर आ गया। ये चीज हमें बात की थी कि पीरियड्स के केस में डेज में चला जाएगा काम। और क्रेडिटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर पीरियड। ठीक है जी, इनकी इंटरप्रिटेशंस अगेन आपने नहीं देखनी है। ठीक है जी, आपने इंटरप्रिटेशन नहीं देखनी है, आपने सिर्फ इनके डेज
आंसर, न्यूमेरिकल आंसर कैलकुलेट करना है। इंटरप्रिटेशंस बड़ी डिटेल से हम 2-3 लेक्चर्स इंटरप्रिटेशंस के ऊपर लगाएंगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि आप जो 365 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो आंसर आपको डेज में कैलकुलेट करने के लिए कहे तो 365 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो आंसर आपको कहे कि मंथ्स में बताएं, ठीक है जी, तो मंथ्स में बताने का मतलब ये है कि आप डेज को फिर मंथ्स में कन्वर्ट कर लें, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिंपली 365 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर फिर जो डेज नहीं है वो मंथ्स में आ जाएगा। इसी तरीके से वो आपको कहता है भाई वीक्स में कन्वर्ट करना है, तो 52 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर वीक्स में आ जाएगा। वो कहता है बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, डाटा टर्नओवर पीरियड जो है वो हमारा कितने वीक्स का है, तो आप 365 में मल्टीप्लाई करने की बजाय 52 से मल्टीप्लाई कर दें, या डेज में कन्वर्ट करके, डेज में कैलकुलेट करके उसको वीक्स में कन्वर्ट कर लें। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेल्स टर्नओवर लेकिन वो तमाम टर्नओवर के बारे में मैंने आपको कहा था ना कि टर्नओवर का वर्ड जहां पे आ जाए तो मोस्टली इसमें सेल्स ऊपर होती है। तो नेट सेल्स और टोटल एसेट्स, टोटल एसेट टर्नओवर का मतलब है एसेट के ऊपर सेल्स। इसी तरह से फिक्स एसेट टर्नओवर का मतलब होगा फिक्स एसेट्स के ऊपर सेल्स, ठीक है। तो ये देखें नेट सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। इसी तरीके से आपकी करंट एसेट यूटिलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स, यानी कि करंट एसेट टर्नओवर भी हम कह सकते हैं, तो करंट एसेट्स के ऊपर सेल्स, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं बहुत सारे, याद करने बैठेंगे तो भूल जाएंगे, आप याद नहीं कर सकेंगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। लेकिन जब आप इनको सॉल्व करने लगेंगे तो आपने नोट से देखकर लिखना है। 10 सवाल आपने ऐसे करने हैं कि आपने रेशियोज को नोट्स से देखकर लिखना है। जब आप नोट्स से देखकर लिखेंगे रेशियोज को, तो फिर उस वक्त जो है ना ये आपकी कैलकुलेशन आपको समझ आ जाएगी। जब कैलकुलेशन समझ आ जाएगी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको याद होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, अक्सर औकात लोग होते हैं कुरान मजीद की कुछ सूरतें याद करने की कोशिश करते हैं, उसको याद करने के लिए रट्टा लगाने बैठ जाते हैं। 3 लफ्ज पहले याद करते हैं, फिर 3 के अगले 3 याद करते हैं, फिर उनको जोड़ के याद करते हैं। ये रट्टा लगाना होता है। रट्टा लगाने की बजाय आप सिंपली ये करें कि कोई तकरीबन 2 से 3 महीने रोजाना सुबह उठ के वो सूरत पढ़ा करें, रोजाना पढ़ा करें। आप देखिएगा कि आपको बहुत सारी चीजें आपकी जुबान पर चढ़ जाएंगी, वो आपको याद हो जाएंगी, और फिर जब आप उसको याद करने बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी वो, ठीक है। आप लोगों में से अक्सर बहुत सारे लोग सूरह यासीन पढ़ते हैं, उनको सुबह याद हो जाती है वो। तो वो कैसे याद हो जाती है? वो इसीलिए याद हो जाती है कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ी होती है। सूरह रहमान पढ़ते हैं आप लोग तो आपको याद हो जाती है, कैसे याद हो जाती है? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा दफा वो पढ़ी होती है। हालांकि वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग है, उसमें वो जो है एक आयत बार बार रिपीट हो रही होती है, तो फिर इसपे आपको ऑर्डर याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो याद हो जाती है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पढ़ी होती है दिन के अंदर। तो इसी तरह से ये भी है कि आप रेशियोज को रटा मारने की बजाय 4 से 5 सवाल ऐसे कर लें जो कि आपने रेशियोज को देखकर लिखा और फिर सॉल्व कर लिया। रेशियो को देखकर लिखा, नोट से देखकर लिखा और सॉल्व कर लिया, और उससे आपका जो है ना ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर अगेन डेट टू इक्विटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, अगेन यू शुड नॉट कंसर्न्ड अबाउट के यार ये इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज होती है। सिंपल इनके फॉर्मूले देखें और लिखते जाएं। अगेन वी विल डिस्कस इट लेटर। इंटरेस्ट कवर रेशियो क्या होती है? इंटरेस्ट कवर रेशियो आपके पास आ गई है। अच्छा, फिर कुछ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स हैं, ये आपने नहीं पढ़ने, आपने टेंशन नहीं लेनी। एडिशनल कंटेंट या पोटेंशियल इन्वेस्टर रेशियो के अंदर डिविडेंड कवर रेशियो, डीपीएस, ईपीएस भी इसके अंदर आ जाती है। ईपीएस भी तो एक रेशियो थी जो हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। इसका अपना एक सेपरेट चैप्टर भी है, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अर्निंग यील्ड रेशियो, ई बाय रेशियो, अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, ये सारी की सारी रेशियो जो है ये आपने अब कैलकुलेट करनी है। किस डाटा में से? इस डाटा में से, पी क्यू के अंदर से। और मैं आपके लिए जो कर सकता था वो ये था कि मैंने अच्छा, इसमें सारा डाटा बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ, अगर आप गौर से देखते जाएंगे तो आपको डाटा मिलता जाएगा। और नीचे जो है ये सारी न्यूमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो लिखा हुआ है, ठीक है। करंट ईयर की फिगर्स ये बनी हुई है, प्रीवियस ईयर की ये बनी हुई है। न्यूमिनेटर में क्या आएगा वो लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो लिखा हुआ है, और आपके आंसर जो है वो ये आंसर वाले कॉलम के साथ मैच करने चाहिए। तो ये जो हर लाइन है बेसिकली एक रेशियो है जो आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये तकरीबन कोई 40-50 रेशियोज की कैलकुलेशन है, ये आप पूरी करें। तो ये देखेंगे मैंने लिखा हुआ है, नीचे ये भी लिखा हुआ है फॉर द लास्ट ईयर रेशियोज, पिछले साल के रेशियोज के लिए ओपनिंग फिगर्स आर रिक्वायर्ड विच आर नॉट अवेलेबल, सो क्लोजिंग अमाउंट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एवरेजेस। ये बात मैंने यहाँ पे भी लिख दी है ताकि आपको याद रहे। इसके बाद फिर ये लिक्विडिटी रेशियोज है। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर देखें
जो रेशोज आपकी टाइम्स में आनी थी उसके साथ 1.21 रेशोज 1, या ये टाइम रेशो 1 का मतलब होता है टाइम्स, ठीक है। रेशो 1 में भी लिखा हो या टाइम्स में लिखा हो, जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज है। लिवरेज जो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की रेशोज है, ये दो फार्मूले हैं इसके भी, ये मैंने आपको बताया अभी कि आपने बस इनको टेंशन नहीं लेनी कि इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है, दोनों फार्मूले बस समझ लें, ठीक है। इंटरेस्ट कवर भी टाइम्स में आ जाता है। फिर उसके बाद ये लिक्विडिटी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर इन्वेंटरी टर्नओवर देखें, टाइम्स है या डेज है, जो टाइम्स में आंसर आ रहा है उनके आगे टाइम्स लिखा हुआ है, जो डेज में आंसर आ रहे हैं वो डेज में लिखे हुए हैं। तो काफी 3-4 घंटे लगे थे मुझे इसको बनाने के लिए, लेकिन ख्वाहिश ये थी कि एक दफा आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस हो जाए। डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, बिजनेस साइकिल, बिजनेस कन्वर्जन साइकिल जो है वो करंट ईयर का 86 डेज है और प्रीवियस ईयर का 62 डेज है। बिजनेस साइकिल हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेज के अंदर। एसेट यूटिलाइजेशन रेशो या एसेट टर्नओवर रेशो, और फिर इसकी मेरा ख्याल है वो रेशोज नहीं है जो हमने एंड पे बोनस रेशोज की हैं, जो ईपीएस बीपीएस और इस तरह की रेशोज। खैर वो आप ना भी कैलकुलेट करें, लेकिन उससे पीछे वाली सारी कैलकुलेट करना है। देखें ना, ये एडिशनल कंटेंट है। एडिशनल कंटेंट का मतलब है कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये है कि आपने कहीं ना कहीं इनको पढ़ा होगा या इनको समझा होगा, या कहीं ना कहीं इनका जिक्र होता है, डीपीएस का, ईपीएस का, ठीक है। इस तरह की चीजें, डिविडेंड कवर रेशो वगैरह का जिक्र होता है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो जनाब ये था आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इसके आपने रेशोज की प्रैक्टिस करनी है, और रेशोज की प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, रेशोज को देखकर लिखना है। उसके बाद आपको वो रेशोज याद हो जाएगी। तकरीबन 30 से ज्यादा रेशोज हैं, लेकिन अगर आप रटा लगाने की कोशिश करेंगे तो शायद आप कुछ जगहों पे कामयाब हो जाए, कुछ जगहों पे आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप 4 से 5 सवाल आप कर लेंगे खुद, जिनमें आपने रेशोज को देखकर लिखा और उसके बाद सॉल्व किया और आंसर को कंपेयर किया और देखा कि मैं कहाँ पे गलती करता हूँ, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि शुरू शुरू में रेशोज को जब एक्सप्लेन किया जाता है तो बच्चों को रेशोज कैलकुलेट करना नहीं आती, बच्चों के हाथ में एक चीज ग्रिप में नहीं होती और हम उसे दूसरी चीज समझाना शुरू कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि वो कैलकुलेशन में गलती करते हैं, उससे उनकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं होती। तो मैं इसको इस तरह से लेकर चलता हूँ कि बच्चों को कहता हूँ कि भाई ये रेशोज हैं, ये फार्मूले हैं, ये डाटा है, करो सॉल्व। अब आप लोगों ने ये सॉल्व करना है सारा, और ना सिर्फ आप लोगों ने ये सॉल्व करना है। आप देखें, आपको मैं एकदम से जो है ना वो परेशान करने लगा हूँ। आर यू रेडी? ना सिर्फ आपने ये सवाल सॉल्व करने हैं, बल्कि आपने ये वाले सवाल भी सॉल्व करने हैं जो भी आपके सामने स्क्रीन पे आने लगे हैं। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये 6 सवाल। PQ1, ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है, डाटा मौजूद है, ये PQ1 आपने पूरा सॉल्व करना है अपने हाथ से। वसीम प्राइवेट लिमिटेड आई कैप की स्टडी टैक्स से क्वेश्चन मिलेगा, आपको ये करना है। आमिर एंड मो आई कैप स्टडी टैक्स का क्वेश्चन है, ये ऊपर नीचे ये सवाल। वसीम प्राइवेट लिमिटेड मेरा ख्याल है क्वेश्चन 2 है, और आमिर एंड मो जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 है स्टडी टेक्स्ट का, जो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है उसके अंदर। कीबोर्ड लिमिटेड स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास पास पेपर मौजूद होते हैं, आप उनमें से ये क्वेश्चन करेंगे। अली एंड बशीर स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। और हसन लिमिटेड ऑटम 2016 का क्वेश्चन है। ये 6 सवाल सीधे सीधे स्ट्रेट इसमें रेशोज की कैलकुलेशन है, स्ट्रेट इसमें रेशोज की कैलकुलेशन है, ये आपने करनी है और ये आपने खुद सॉल्व करना है। मैंने इसमें से कोई भी नहीं सॉल्व कराना। रेशोज कराने का मुझे बड़ा मजा आता है, मैंने कुछ भी नहीं करना होता, सारा कुछ बच्चों ने करना होता। जी जनाब, ये 6 सवाल आप लोगों ने करने हैं। सीधी सीधी रेशोज कैलकुलेट करना है। डाटा दिया हुआ है, कुछ डाटा टेबल्स में दिया होगा, कुछ डाटा डिटेल्स में दिया गया होगा। जब डाटा नहीं होगा तो क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है, और आपने ये प्रैक्टिस करनी है इसकी सीधी सीधी रेशोज की कैलकुलेशन है। ठीक है जी, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने आज पढ़ा है कि रेशोज क्या होती हैं, क्यों इनकी जरूरत होती है। हमने ये भी देखा है कि इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं, कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, और उनके जो कंपनी के अंदर स्टेक्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है कंपनी के अंदर वो किन चीजों पे फोकस करते हैं, इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की है। देन हम लोगों ने ये बात की है कि रेशोज बहुत सारी हैं, और उन रेशोज को रट्टा मारने की बजाय उन रेशोज को अप्लाई करना शुरू करें। जब आप उनको आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करते जाएंगे तो आपको फायदा होगा, आपको वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। क्योंकि रेशो का जो एरिया है ये जरा थोड़ा सा एडवांस लेवल का एरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेशोज की कैलकुलेशन सारी समझ आनी चाहिए। आप पहले रेशोज की कैलकुलेशन ठीक कर लेंगे
उसके बाद देन वी विल बी एबल टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द रेशियोज। अगर आपकी रेशियोज की कैलकुलेशन ही ठीक नहीं होगी, अगर आपको यही पता नहीं होगा कि यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, फिर आपको उनको इवेल्युएट करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, और रेशो इसी वजह से बच्चों को समझ नहीं आती कि, और मैं खुद भी क्योंकि स्टूडेंट जब था तो मुझे रेशियोज की समझ नहीं आई कि यार ये क्या करना है। टीचर्स ने जो है ना वो उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, लंबी लंबी क्लासें होती थी, हमें समझ नहीं आती थी कि यार ये क्या चीज है। फिर जब कैलकुलेट करते थे फिर टीचर की बातें याद आती थी। हमारे जमाने में तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था कि बाद में देख लेंगे रिकॉर्डिंग, तो चले वही चीज दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन ये 6 सवाल जब आप करेंगे और ये आपने करने हैं, लाज़मी तौर पे करने हैं, फिर आपको रेशियोज़ की समझ आएगी। जब मैं उसकी इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँगा तो फिर आपको समझ आएगी। ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़।